Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's questions of IAS prelims on this platform. All the PYQs of polity subject are already uploaded on this platform. आप हमारी पहले की वीडियोस हैं उनको जाके चेक कर सकते हैं. अभी का जो सेशन चल रहा है उसमें हम साइंस एंड टेक के जो इतने भी PYQs हैं उनको कर रहे हैं. 70 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71. और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको बता दिया जाता है कि यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर रखा है फॉर योर वेलबींग. अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं. जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, राइट? बिकॉज दिस इज द ओनली वे आई कैन इंटरैक्ट विथ यू ऑल. और you can write down in the comment sections about your doubts, about your queries, about your demands for the lectures, so that my team will interact with you. Now, the first question is of today's session is 71. What are the rubies and sapphires chemically known as? So when I talk about the rubies and sapphires, these are the types of a gemstone. ठीक है? Gemstone. You must have heard from the astrologers कि आप एक पन्ना पहन लो या फिर पुखराज डाल लो, नीलम स्टोन डाल लो, राइट? जो अंगूठिया वो लोग पहनाते हैं कि इससे आपकी किस्मत बदल जाएगी. तो ये एक तरह से जेमस्टोन होते हैं जिसको इंग्लिश में हम रूबीज बोलते हैं, सफायर्स बोलते हैं. ये हमको अर्थ के नीचे मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर की कंडीशन में, बहुत ज्यादा हीट की कंडीशन में ये कुछ पत्थर होते हैं जो कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंटरी तीनों तरह में आपको ये मिल सकते हैं, रूबीज एंड सफायर्स या फिर जेमस्टोन. ठीक है. सो टेक्निकली ये कोई मैजिक क्रिएट नहीं करता है, दिस इज ट्रू. टेक्निकली ये कोई आपके जीवन में अगर आपके लाइफ में से कोई मैजिक नहीं कर देता कि आप एकदम मतलब सड़क पे पहुंच जाते हो या फिर सक्सेस हो जाते हो. लॉजिक क्या है फिर? लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हर एक मैटर जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है या फिर फील्ड जो है जनरेट करता है. फॉर एग्जांपल ये कोई भी आपके पास मैटर है, यू नो कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो जनरेट कर रहा होगा. सिमिलरली ये जो जेमस्टोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रूबीज एंड सफायर्स, इसका आंसर एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है. दे आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो ये भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है वो जनरेट करके रखते हैं. तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपकी बॉडी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा सा सिंक कर जाती है एंड यू फील अ बिट ऑफ काम, लाइक अ बिट ऑफ फोकस्ड, या फिर कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड जो है लगता है. आपकी माइंड और बॉडी जो है एक यू नो डिसिप्लिन या फिर एक जगह एकत्रित हो जाती है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. बाकी इसका कोई ऐसे साइंटिफिक तो फैक्ट मुझे कहीं मिला नहीं है, बट ऐसा इसका मानना होता है अगर इसके पीछे के साइंस को जानना चाहे तो. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर इज बी. Now moving towards the next question is your question number 72. It says which one of the following pairs of the metals, again यहाँ पे metals पूछा है, constitute the lightest metal and the heaviest metal. यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सबसे ज्यादा लाइट है या फिर कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा हैवी मेटल है. लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के अंदर. सबसे पहला डिफरेंस जो है, जब कभी भी हम किसी भी मेटल के बारे में बात करते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सी हमारे पास क्या है कि एक एटम है, एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसकी चारों तरफ क्या इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में घूम रहा होता है. तो कोई भी एटम अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है सोडियम, यानी कि 11 एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, 2 है, 8 है एंड 1. तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो दिस इज नोन एज अ मेटल. सिमिलरली जब मैं नॉन मेटल के बारे में बात करती हूँ तो इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर 4,
5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब 8 नहीं होता, क्योंकि 8 होता है तो इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा है जिसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऑक्टेट क्या है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये एक्चुअली आपके केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है एटम्स के बारे में, तो हम यहाँ पे उसको पूरा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पूरा एक लेक्चर चला जाएगा। तो ये हमने एक बेसिक आपको यहाँ पे बता दिया है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 2 या 3, और जो नॉन मेटल्स होता है वहां पे होता है 4 5 6 और 7। फिर यहाँ पे बात होती है कि मेटल्स, हम यहाँ पे मेटल्स की ही पूरी बात कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन मेटल पे है। जनरली आपको जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जनरली जितने भी आपके पास मेटल्स हैं दे आर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, मतलब उनका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो कैसा हो जाता है, सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब अगर सॉलिड फॉर्म में है तो क्या इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं? जी हाँ, एक्सेप्शन याद रखेंगे आपको, मरकरी और गैलियम, ये दोनों ही आपको लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन ये मेटल ही है। यानी मरकरी, इसके आउटरमोस्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 2 और 3, तो ये मेटल का पार्ट है, लेकिन ये सॉलिड में ना मिलके एक्सेप्शन के तौर पे हमको लिक्विड में मिलता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो मेटल्स होता है उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द मेटल्स कि इनके पास एक लस्टर होता है। ठीक है, शाइन वाली क्वालिटी होती है, फीचर होता है। बट यहाँ पे अगर आपने अपनी पेंसिल देखी होगी, पेंसिल में जो बीच में लीड होती है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, लीड होती है, उसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स वहां पे भी 1 2 3 और वो मेटल है, बट वो लस्टरस नहीं होता, शाइनिंग नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। ठीक है, और जनरली आपके पास ये कुछ हार्ड भी मिलेंगे, लेकिन मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम ये आपके पास क्या होता है, हार्ड नहीं होता। अगर मैं लिथियम के बारे में बात करती हूँ, लिथियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही ज्यादा, और ऑस्मियम ये लाइटेस्ट मेटल है और हेवीएस्ट मेटल है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल में। फिर यहाँ पे आ जाओ करंट अफेयर्स का सीन लेके, यानी कि लिथियम की बैटरीज कितनी बार न्यूज में आया, तो आप लिथियम के बारे में बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। लिथियम बैटरीज के बारे में जो भी करंट अफेयर्स में है गूगल पे डालिए, आपके पास आ जाएगा और वो यहाँ से आप प्रिपेयर कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ क्वेश्चन। Now, moving towards the next question is, consider the following statement, जिसमें assertion में दे रखा है that radio waves bend in the magnetic field, and second, radio waves are electromagnetic in the nature. पहली बात तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है, तब तो जाके हम बता पाएंगे कि रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि नहीं है। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, देखो वेव्स अलग अलग, जैसे साउंड वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अलग अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है सेम उसी स्पीड से जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है। दूसरी चीज ये देखो, एक तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, दूसरी तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इन दोनों की वजह से जो वेव जनरेट होती है वो तीसरी डायरेक्शन में होती है, यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक, मतलब इस तरह से ये एक तरफ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही होगी और वेव कहीं ऊपर जा रही होगी, राइट। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, दूसरा डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और आपके पास जो वेव है वो पूरी अपोजिट वे में इस तरफ चल रही होगी, तो तीनों परपेंडिकुलर होती है। तो क्या रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है? पहली बात तो हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक को जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो कर लीजिएगा, क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, और आप देख भी रहे हो कितनी बार पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, जिसमें आप विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हो, विबग्योर पे भी क्वेश्चंस आते हैं, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, यूवी है, एक्स रेज है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्या रेडियो वेव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेंड हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता। रेडियो वेव्स होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं होती है। व्हाई? क्योंकि देखो
मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, और रेडियो वेव उसकी परपेंडिकुलर में जाती है, तो बेंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, ये क्या करता है, एक ऑसिलेशन, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसकी वजह से जनरेट होती है, और ये दोनों जो वेव्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो वेव्स का बिल्कुल भी बेंड नहीं होता, परपेंडिकुलर चल रही होती है। और इसी एक्सप्लेनेशन से आप 73rd का जो रीजनिंग है वो करेक्ट बता सकते हो। तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन सेम चीज यहाँ पे पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसी में इन्होंने जो विबग्योर है यानी कि जो विजिबल लाइट है उसके ऊपर सवाल पूछ लिया है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, यहाँ पे जो रेड लाइट होती है ये ज्यादा एनर्जेटिक है देन द ग्रीन लाइट। देखो हमको मालूम है कि जो एनर्जी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, करेक्ट। अगर मैं सनरे से आने वाली व्हाइट लाइट के बारे में बात करती हूँ, जिसको अगर मैं विबग्योर के अंदर स्प्लिट कर देती हूँ, तो रेड यहां से यहां आप जाओगे, लेफ्ट से राइट में जाओगे, यानी वायलेट से रेड की तरफ आप जाओगे, तो वेवलेंथ तो इंक्रीज होती जाती है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है यानी रेड कलर का वेवलेंथ यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ पे रेड कलर की एनर्जी तो कम हुई, राइट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक। तो ये उल्टा लिखा हुआ, रेड लाइट की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। फिर यहाँ पे अगला है कि द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द ग्रीन लाइट। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा कि ए जो है फॉल्स है, लेकिन ये जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू। सो आंसर हो जाएगा इसका डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। I'll not say to waste much time on this because ऐसे questions अब इतने आते नहीं हैं, बट फिर भी देख लेंगे हम। इन्होंने बोला है 4 wires of the same material and dimensions are mentioned below। तो मतलब इन्होंने ऐसे 4 जो वायर्स है वो ले लिए, 1 2 और ये 3 वायर और ये 4 वायर जो सेम मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। मान लो कि किसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या किसी भी मटेरियल से आप मान लो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है। मेंशन बिलो आर स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब इन चारों को ही हमने एकदम सेम प्रेशर सेम लोड से स्ट्रेच किया है, ठीक है। Which one of them will be elongated maximum? तो ये क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वायर है जो ज्यादा स्ट्रेच हो पाएगा, ठीक है, वो ज्यादा अगर स्ट्रेच हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी वायर के एलोंगेशन के बारे में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज लोड इनटू द लेंथ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लोड इनटू लेंथ अपॉन, यहाँ पे आप लिख देंगे एलोंगेशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एलोंगेशन अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ये है आपके पास एलोंगेशन। एलोंगेशन जब भी आप किसी का निकालते हो, वायर का निकालते हो, तो फॉर्मूला हो जाता है कि कितना लोड लगाया गया, वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, एरिया क्या है और यंग्स मॉड्यूलस क्या है। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट समझ के आप हटा दीजिए। एरिया, तो वायर कैसा होता है, इस तरह से होता है, सर्कल होता है ऊपर से, तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। पाई अगेन कांस्टेंट, उसको आप हटा दो तो आर स्क्वायर ले लीजिए। लोड सबका सेम है, उसको भी आप हटा दो। तो कुल मिला के यहाँ पे एलोंगेशन क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप निकाल लो, जो आंसर आएगा उसको आप टिक कर दें, ठीक ठीक है। अगला सवाल, which one of the following parts of the human brain is the regulating center for the swallowing and the vomiting? हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इट्स लाइक द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, इस तरह से इनको डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में। उसी तरह से उनके कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट है आपके पास मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। इसको आप बार बार बोलेंगे तो इजी लगेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन स्टेम का। ये क्या करता है, आपके ब्रेन में जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह से स्वेलो कर रहे हो, वॉमिटिंग हो रही है, आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, आपकी तेज हो रही है हार्ट बीट, ये सारी चीजें आपकी ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो कंट्रोल करता है। मतलब ये आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कहाँ होता है ब्रेन में, जहां आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या फिर जहां आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जाके एक तरह से लिंक करते हैं, वहां पे बोल सकते हैं यूनाइटेड सिस्टम देखने के लिए मिलता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि कंट्रोल करता है आपके हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को या फिर और भी चीजें। तो ये एक तरह से पूरी तरह से एक ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी जो बॉडी है इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह हमको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वेलोइंग है, ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर आपको कहीं मिट्टी उड़ रही है, आपको एलर्जी, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, छींकना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका ब्रेन का जो नर्व सिग्नल है उसको ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ऐसे क्या करता है, सिग्नल को रिले करता है, पास ऑन करता है। मतलब आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से इन सिग्नल्स को ये क्या करता है, रिले, पास ऑन करवाता है। और मेजोरिटी जो है आपके पास इन नर्व्स कवरेज का, ये आपके पास स्पाइन में होता है, जो कि सिग्नल्स को कैरी करता है फ्रॉम योर ब्रेन। इसका मतलब ये जो सिग्नल्स है दे मस्ट पास फ्रॉम द मेडुला ऑब्लंगेटा, ये आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये एक ऐसा रीजन में लोकेटेड होता है जिसका नाम होता है पिरामिड। मतलब ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा आपके ब्रेन में जहां लोकेटेड है उस रीजन को हम पिरामिड बोलते हैं, जहां पे मोस्टली जो मूवमेंट होते हैं नर्व से रिलेटेड वो क्रिस क्रॉस तरह से देखे जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लंगेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई फील अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में सवाल किया, डाइजेस्टिव एंजाइम पे भी क्वेश्चन किया। अब ये पूछ रहे हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पास माउथ है, बकल कैविटी है, फूड पाइप है, फिर आपके पास स्टमक आ जाता है। स्टमक के पास में आपके पास पेनक्रियास भी होती है। अब यहाँ पे स्टमक के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड देन आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर आपके पास एनस है। तो ये एक तरह से बेसिक कोर आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। तो यहाँ पे ये जो आपने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स के नाम यहाँ पे दे रखा है। एक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा ड्यूडेनम, एक हो जाएगा आपके पास जेजुनम, और एक हो जाएगा आपके पास इलियम। रिपीट विथ मी, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। सो द नेम्स आर ड्यूडेनम, नेम्स आर जेजुनम एंड नेम्स आर इलियम। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है इलियम, फिर जेजुनम, और फिर हो जाएगा आपके पास डूडेनम। आई एम सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डूडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। सो दिस इज डूडेनम, दिस इज जेजुनम एंड दिस इज इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a digestive enzyme in the human system? देखो नाम पढ़ो एक बार, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। आप बोलोगे ये तो सारे के सारे नाम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़े थे, लेकिन ये जो गैस्ट्रिन है ये डाइजेस्टिव जो है एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है। इट इज नॉट एन एंजाइम, एंजाइम नहीं है, ये आपके पास एक हार्मोन है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन है जो कि आपके स्टमक के अंदर स्पेशलाइज्ड जी सेल होती है वो रिलीज करती है, और ड्यूडेनम इन रिस्पॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द फूड। ठीक, तो गैस्ट्रिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रेट करने के लिए। गैस्ट्रिक मोटिलिटी हो या फिर आपके जो पेट है उसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा नाम की चीज होती है उनके ग्रोथ के लिए। बाकी सारे यहाँ पे एंजाइम से, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करते हैं, ये आपके बॉडी में जो पेनक्रियास है वो रिलीज करता है। अगर हम टाइलिन की बात करते हैं तो ये जो आपके पास सलाइवरी अमाइलेज भी इसका बोला जाता है। ठीक है, यानी आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा, जो थूक होता है, वहां से जो एंजाइम निकलता है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, उसी का दूसरा नाम है टाइलिन। फिर एक एंजाइम होता है पेप्सिन,
ये जो पेप्सिन है आपके पास स्टमक की जो लाइनिंग है वहां से ये प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि जो गैस्ट्रिन है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following parts of the pitcher plant becomes modified into the pitcher? सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या आया था कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाता है, दैट इंसेक्टिवोरस है, वो पिक्चर प्लांट है। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि वो पिक्चर प्लांट जो है कौन से प्लांट पार्ट की मदद से उस इंसेक्ट को खाता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा लीफ हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, दैट हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रिस्पायर। याद करो हमारा लेक्चर, हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था कि एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, एनिमल का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने क्या बात करा था, उसमें कैटेगरी थी भाई जिसको हमने बोला कि आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड कैटेगरी में वो सारे होते हैं जिनके पैरों में बहुत ज्यादा जॉइंट होते हैं, जिनके पैरों के अंदर बहुत ज्यादा आपको जॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे आपके पास कौन से हो जाएंगे, आर्थ्रोपॉड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे आपके पास कौन से हो जाएंगे, आर्थ्रोपॉड हो जाएंगे। तो वो जितने भी इंसेक्ट थे वो सब भी किस कैटेगरी में आते थे भाई, आर्थ्रोपॉड के अंदर आते थे। तो ये जो सारे इंसेक्ट या आर्थ्रोपॉड होते हैं, इनके अंदर अगर रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। जैसे हमारे ह्यूमन के अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा प्रक्रिया प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मछलियां होती हैं उनके पास गिल्स होती है। ओके, ह्यूमंस के बाद लंग्स होते हैं। जो इंसेक्ट है, जो आर्थ्रोपॉड कैटेगरीज हैं, इनके पास ट्रैकियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इनके पास जो सिस्टम देखने के लिए मिलता है वो होता है आपके पास ट्रैकियल सिस्टम, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई एक फ्लूट है जो कि स्मॉल लेंथ की है बट इट प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये फ्लूट है और इसकी जो लेंथ है वो भी आपके पास छोटी है और इसकी जो वेव्स है वो भी लो फ्रीक्वेंसी की होगी, ऐसा यहाँ पे लिख रखा है। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो साउंड है ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास साउंड वेव्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर साउंड वेव्स, ना कि ये कोई ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना। तो ये आपका पास जो क्वेश्चन है वो है साउंड वेव्स के ऊपर। अब आवाज आ रही है, आई थिंक ओके। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है साउंड वेव्स के ऊपर। गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट मेक अ स्पेस टू राइट एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। साउंड ट्रेवल्स, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी whenever you talk about the sound waves, तो साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो साउंड ट्रैवल में मीडियम की जरूरत उनको पड़ती है। और दूसरा, साउंड वेव्स जो ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी, जो मीडियम की जो डेंसिटी है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। तो इफ डेंसिटी इज मोर तो बेसिकली साउंड वेव्स जो है ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो साउंड ट्रेवल्स भी आपके पास ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। प्लस अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, वार्म कंडीशन हुई, तो वहां पे भी साउंड वेव जो है इजीली ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत हमने क्या ले लिया, एक ओवरव्यू जो है वो ले लिया। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम किसी भी स्मॉलर लेंथ के फ्लूट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की बनेगी। आई रिपीट, स्टेटमेंट 1 में उल्टा बोला है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर फ्लूट आपकी स्मॉलर लेंथ की है तो जो वेव्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी की जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस है कि इतना तो हमने पढ़ ही लिया कि जो साउंड वेव्स होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, हमने क्या बात करी थी कि जो साउंड की जो वेव्स होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी। तो ये उल्टा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है।
कि साउंड ट्रेवल्स इन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक इलास्टिक वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है are the waves in which the particles of the medium vibrate in the same direction as the direction of the wave propagate। और जो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल है मीडियम का वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप गलत बोल सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा नीदर वन और नीदर टू। नेक्स्ट है a jet aircraft moving at a Mach number। तो बेसिकली यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, दिस इज नॉट ऑफ वर्थ, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 पे आओ। Consider the following statement that if the magenta and yellow colored circles intersect, the intersected area will have a red color। If the cyan and magenta colored circle intersect, तो पहली बात तो बच्चों को, बहुत से बच्चे हैं जो मेरे जैसे हैं जिनको पता ही नहीं है भाई मेजेंटा कलर क्या होता है, ये सियान कलर क्या होता है। भाई हमने तो रेड येलो ब्लू ये सब सुने थे। सो मेजेंटा इज काइंड ऑफ रानी पिंक जो होता है, थोड़ा सा मतलब डार्क पिंक बोल सकते हैं आप उसको, तो वो होता है आपके पास मेजेंटा पिंक। तो पिंक प्लस येलो को अगर आप इंटरसेक्ट करवाते हो तो उसको इंटरसेक्ट करने से आपको जो कलर मिलता है, ठीक है, वो कलर यहाँ पे दे रखा है कि क्या वो कलर आपको रेड कलर मिलता है। तो यस दिस इज क्लियर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेजेंटा है और जो आपके पास येलो है वो क्या है, सब्ट्रैक्टिव प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन से हमको रेड मिलता है। वो जितने भी ग्रीन और ब्लू लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिविंग ओनली द रेड टू बी सीन। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है कि आपके पास जो सियान और मेजेंटा कलर है जब आप उनको इंटरसेक्ट कराते हो तो उनका जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर बना देता है। ठीक है, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सब्ट्रैक्टिव कलर होता क्या है। बेसिकली सब्ट्रैक्टिव कलर एक मॉडल है जिससे हम बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ कलर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिवली रिमूविंग और एब्जॉर्बिंग स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रॉम द व्हाइट लाइट। आई रिपीट, आपके पास जो व्हाइट लाइट होती है वहां से स्पेसिफिकली कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करवा के या फिर कुछ वेवलेंथ को रिमूव करा के सिलेक्टिवली हम क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्टिव मॉडल के थ्रू बहुत वाइड रेंज ऑफ कलर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स के फिल्टर करवा के करते हैं। इसमें आपके पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है या फिर पिगमेंट यूज होते हैं, कलर वैरायटीज होती है, प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो ये एक तरह से आपके पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन द ह्यूमन बॉडी which one of the following regulates the blood calcium and the phosphate। यहाँ पे है आपके पास ग्लूकाजन, ग्रोथ हार्मोन, पैराथायरॉयड एंड थायरॉक्सिन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये है आपके पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके ऊपर सवाल आया है ना। What are endocrine glands? इसके बारे में छोटी सी तो नहीं, बट आई वुड लाइक टू गिव यू अ गुड इंफॉर्मेशन ऑन द ग्लैंड्स बिकॉज हॉर्मोन्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। आई रिपीट, हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स दो तरह की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है और ये हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है हमारी ब्लड के अंदर। आई रिपीट, ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, दे सीक्रेट्स हॉर्मोन्स इन आवर ब्लड। ठीक, और वो वहां पे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं अलग अलग लोकेशन में। नाउ आप पूछो कि भाई हार्मोन क्या होता है, या फिर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल सीक्रेशंस होते हैं, इससे आपको किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये एक तरह से मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are chemical secretions. They are non-nutrient chemicals. They are intercellular messengers. अब हमारी पूरी बॉडी में अगर मैं ग्लैंड्स के बारे में बात करूं तो टोटल आपको 8 तरह की ग्लैंड्स मिलती है। यहाँ पे आपको जो मिलेगी पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर है आपके पास पीनियल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास,
थाइमस, गोनाड्स, गोनाड्स में ही आपके पास टेस्टिस और ओवरीज आ जाएंगी। रिपीट विथ मी, फिर से हम साथ में रिवाइज करेंगे बिकॉज दीज ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में बोलेंगे, सबसे पहली कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमारे पास पीनियल ग्लैंड है, उसके बाद बताइए, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, थायराइड के बाद में पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर हमारे पास क्या है, पैंक्रियास है, फिर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, फिर क्या है, थाइमस है, और क्लास में गोनाड। गोनाड में भी जो मेल है उनके पास टेस्टिस है, जो फीमेल्स है उनके पास ओवरीज। ठीक है, क्लियर हो गया, ये ग्लैंड्स क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, ये क्या करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये मैं एक ही साथ पूरा चैप्टर करवा देती हूँ ग्लैंड्स का, ताकि इन फ्यूचर अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे ग्लैंड्स पे, तब आप इसको साथ में कर पाओगे। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले मेरे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये आपके ब्रेन में यहाँ पे जो है लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, आप सोचते हो ना कि जो तीसरी आंखें शिव जी भगवान की है ना, यहाँ पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, ये सब यहीं का खेल है। आप ग्लैंड पे फोकस करते हो, ये बैलेंस आउट होता है, हार्मोनल बैलेंस होता है, मेनी थिंग्स, करेक्ट। तो ये जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट सिक्रीट्स हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर हो जाएगा एसीटीएच। ठीक है, एसीटीएच। और फिर आपके पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। बोरिंग लग रहा है तो आप इसको बार बार रिवाइज करो, आपको याद हो जाएगा, बट ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ये आपकी बॉडी में ग्रोथ करवाने के काम करते हैं। मेन क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन क्या होता है। प्रो सपोर्ट में, लैक्टिन लैक्टोज दूध से रिलेटेड है, लेक्टिन है लैक्टोज है मिल्क से रिलेटेड है, प्रो इन सपोर्ट है। यानी जो वुमेन की जो बॉडी होती है, लेडीज वुमेन की जो बॉडी होती है, उनकी जो मैमरी ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट पे, उनके ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्प करता है, और सारे बच्चे यहाँ पे अक्सर गलत कर देते हैं। दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में हेल्प करता है, फिर उन मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क इजेक्शन होता है वहां पे ऑक्सीटोसिन काम आता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि दो हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। जो विमेन की जो ब्रेस्ट है वहां पे जो मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, उसकी ग्रोथ के लिए प्रोलैक्टिन है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड से जब मिल्क का इजेक्शन होता है वहां पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके पास ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड थायराइड हार्मोन इज लाइक आप सभी को मालूम ही है। यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आंसर। कौन सा आंसर है यहाँ पे, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। आपके पास यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है, इसके चारों तरफ यहाँ पे छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। यहाँ से आपके पास जो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम या फिर जो फॉस्फेट का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आंसर इज योर पैराथायराइड। ग्रोथ हार्मोन अभी हमने पढ़ लिया, आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पीयूष ग्रंथि थी, वहां से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था, वहीं से प्रोलैक्टिन निकल रहा था, थायराइड निकल रहा था, एसीटीएच निकल रहा था, एफएच एलएच ऑक्सीटोसिन, करेक्ट। तो ग्रोथ हार्मोन तो यहाँ हो नहीं सकता। ग्लूकाजन, अगर आपने डिजीज पढ़ी है, डायबिटीज पढ़ा है, तो पता होगा कि पेंक्रियास रिलीज करता है ग्लूकाजन, तो ये नहीं हो सकता। थायरॉक्सिन इज रिलेटेड टू द आयोडीन, thyroid, and parathyroid is the hormone which is responsible for the blood calcium and the phosphate, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा C। Next question is, in the human beings normally in which one of the following part does the sperm fertilize the ovum? अगर हम reproductive structure की बात करें, I think मैं डायग्राम थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगी, but yeah, wait, let's talk about the female रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव
सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से होगा। गिव मी अ सेकेंड। ओके, या एनसीईआरटी में कुछ इसी प्रकार का डायग्राम आपको दिखेगा। ये क्लियर नहीं है बट या यू कैन सी द डायग्राम ओवर हियर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस के अंदर हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो फीमेल का एग होता है और जो मेल का क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, तो दिस इज स्पर्म, दिस इज एग, इनको बोलते हैं गैमीट। जो सेल यानी कि जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रही है उसको गैमीट बोलते हैं। फीमेल के केस में एग है, मेल के केस में स्पर्म है। ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये दोनों फ्यूज होती है, मिलती है और बनाती है जाइगोट। तो क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? तो ह्यूमन बॉडी में ये आपके पास होती है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एग होता है, ये आपके पास यूट्रस है एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। यहां से जब स्पर्म की एंट्री होती है और यहां से एग रिलीज होता है तो ये दोनों का फ्यूजन यहाँ कहीं पे होता है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसको? फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल, ड्यूरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल्स फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इन द रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बात करी गई है, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये उल्टे लिख रखे तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएगा, नीदर वन और नीदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिशन। देखो क्या होता है, अमीबा एक तो किसी भी शेप पे पड़ा हो सकता है, देयर इज नो शेप ऑफ द अमीबा। अमीबा का कोई यहाँ पे आपको जो शेप है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है जितने भी यूनिसेलुलर, और अगर मैं अमीबा की बात करूं तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन से होता है। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, आपके पास जो सेल होती है, ठीक है, ये आपके पास मान लो अमीबा है, सबसे पहले ये इसका जो न्यूक्लियस है वो एलोंगेट करेगा, ये अपने न्यूक्लियस क्या करेगा, एलोंगेट करेगा। उसके बाद में इसका ये जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में टूट जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब यहाँ पे दो सेल बन जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो जो अमीबा है, यस, वो बाइनरी फिशन से आपके पास यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। और अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 80 जो 7th है, ठीक है, उसका अगर हम एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं तो वो भी करेक्ट है, क्योंकि जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं वो एसेक्सुअल मोड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। All the proteins in our food are digested in the small intestine only. Only is the wrong answer here. हाँ, आपके फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स है उसके थ्रू डाइजेशन करते हैं, लेकिन सारे करें ये जरूरी नहीं है, सारे करें ये जरूरी नहीं है। कुछ आपके पास पैप्सिन का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है स्टमक का, ठीक है, पेंक्रियास में तो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बिकॉज आई थिंक वीडियो हो चुका है आधे घंटे या 40 मिनट का, इससे ज्यादा लंबा वीडियो हम स्ट्रेच नहीं करना चाह रहे। नेक्स्ट सेशन में हम एक और वीडियो ले लेंगे और उसमें अब हम यही जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही था। प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज्यादा आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, आप हमें मोटिवेट कर रहे हैं, आप ऐसा मान के चलिए, और हम उसी एनर्जी से ज्यादा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।